एक ऐसा देश जो बार बार इकोनॉमिक क्राइसिस में गिर जाता है, Economy is the Economic red flags are rising in Pakistan as the उसका फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो जाता है, करेंसी गिर जाती है, महंगाई कंट्रोल से बाहर हो जाता है और लोग तो दोस्तों यहाँ पे रोटी, पेट्रोल और बिजली के लिए स्ट्रगल करते हैं। पूरा इकोनॉमी मानो कोलैप्स हो जाता है और फिर लास्ट मोमेंट पे एक लाइफलाइन आती है, $1 का लोन और सिस्टम दोबारा चलने लगता है। The economic indicators are alarming. However, breaking news just in, the IMF bailout of nearly $50 billion. लेकिन ये साइकिल फिर रिपीट होता है, फिर क्राइसिस, फिर बेल आउट, फिर कोलैप्स का एज और फिर एक रेस्क्यू। तो दोस्तों सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार पाकिस्तान को बचाया जाता है? क्या ये सिर्फ एक इकोनॉमिक हेल्प है या फिर ये एक ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का एक हिडन गेम है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पैसा मिलता है तो वो एक्चुअली कहाँ जाता है? आज हम उस कंट्री की इकोनॉमी को सिर्फ समझेंगे नहीं दोस्तों, बल्कि उसके पीछे का सिस्टम को डिकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन दोस्तों फुल क्लियरिटी के साथ। तो आज हम चलेंगे इनसाइड पाकिस्तान इकोनॉमी और समझेंगे व्हाई IMF कीप्स सेविंग पाकिस्तान अगेन एंड अगेन। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम है एंड एक बार फिर से आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान भरी जर्नी ज्ञान दीप में। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन दोस्तों आज ये मैं नहीं कहूँगा कि कर दिया है तो तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखिए दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एंड फिर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखने के लिए एक अलग से मेहनत लगती है। तो दोस्तों मेरा यही सोचना रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं उसमें सुधार ला सकूं। लेकिन दोस्तों जब आप सब्सक्राइब करते हो तो जो मेरा पूरा मेहनत लगा वीडियो बनाने में, लगता है वो सफल हो गया है। लेकिन दोस्तों जब आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो ऐसा लगता है कि मेरा सारा मेहनत बेकार हो गया। तो इसलिए दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब। मे भी आपके लिए ये एक लाल सा बटन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज दोस्तों डू कमेंट्स ताकि आपका भाई वीडियोस में अपना सुधार ला सके। तो पाकिस्तान का लोन का फंडा समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक चीज हमें समझना जरूरी है कि कोई भी देश तब तक स्ट्रांग नहीं हो सकता जब तक वो अर्न करने से ज्यादा खर्च करे, और पाकिस्तान के केस में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरफ इनकम सोर्स लिमिटेड है पाकिस्तान का और दूसरा तरफ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैवी है। दोस्तों पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर अगर देखा जाए तो उनके मेजर एक्सपोर्ट्स है टेक्सटाइल, कॉटन प्रोडक्ट्स, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, और ये सब लो वैल्यूड प्रोडक्ट्स है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम है इन सब प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में और ग्लोबल कंपटीशन ज़्यादा है। इसका सीधा मतलब तो ये है कि पाकिस्तान ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा पैसा जनरेट नहीं कर पाता है। और दूसरी तरफ है दोस्तों इंपोर्ट्स। पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ता है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मशीनरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
मिलिट्री इक्विपमेंट्स, इवन यहाँ तक कि कभी कभी फूड आइटम्स भी इंपोर्ट करना पड़ता है पाकिस्तान को। तो एक तरफ अर्निंग कम है और दूसरी तरफ स्पेंडिंग हाई है, तो ये एक परमानेंट गैप क्रिएट करता है जिसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। और जब ये डेफिसिट सालों तक कंटिन्यू रहता है तो इकोनॉमी प्रेशर में आ जाता है दोस्तों। और अब यहाँ आता है सबसे डेंजरस स्टेज, डॉलर क्राइसिस का। दोस्तों ग्लोबल ट्रेड हमेशा डॉलर में ही होता है। अगर किसी देश के पास डॉलर रिजर्व्स कम है तो वो इंपोर्ट नहीं कर पाता, और पाकिस्तान ने ये सिचुएशन मल्टीपल टाइम्स फेस की है। कभी कभी तो रिजर्व्स इतने लो हो जाता है पाकिस्तान का कि वो सिर्फ 2 से 3 हफ्तों का ही इंपोर्ट कर पाता है, पैसा बचता ही नहीं है। तो दोस्तों सोचिए, एक देश जिसका पूरा सिस्टम इंपोर्ट पे डिपेंड करता हो और उसके पास सिर्फ कुछ हफ्तों का बफर हो, तो वो क्या होगा? फ्यूल शॉर्टेज ऑब्वियसली होगा, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होगा, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन होगा, ट्रांसपोर्ट डिसरप्शन होगा। एंड दोस्तों ये सब पाकिस्तान में रियल में हो चुका है। फैक्ट्रीज टेम्पोरली बंद हो गए हैं, पावर कट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं डे बाय डे, लोगों को बेसिक सर्विसेज के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एंड दोस्तों ये कोई काल्पनिक सिचुएशन नहीं है, बल्कि ये एक रियल क्राइसिस है। एंड जब डॉलर कम हो जाता है तो लोकल करेंसी पे प्रेशर ऑब्वियसली आता है। पाकिस्तान का रुपी धीरे धीरे वैल्यू लूज करता है, और जब करेंसी गिरता है तो इंपोर्ट्स और महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगा, फूड्स महंगा। मतलब इन्फ्लेशन एक चेन रिएक्शन की तरह बन जाता है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कॉमन लोगों पर। मानो मिडिल क्लास तो स्क्वीज हो जाता हो इस सिचुएशन में, गरीब तो और ज्यादा गरीब हो जाता है, और इकोनॉमिक स्ट्रेस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाता है दोस्तों। और जब ऐसे टाइम में सारा सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगता है, तब पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन बचता है, एक्सटर्नल हेल्प का। एंड यहाँ पे एंट्री होती है IMF की। दोस्तों बता दो कि IMF का काम होता है कंट्रीज को फाइनेंशियल क्राइसिस में सपोर्ट देना, एंड इसीलिए पाकिस्तान भी बार बार IMF के पास जाता है, और हर बार IMF पाकिस्तान को एक बेल आउट पैकेज प्रोवाइड करवा ही देता है। एंड दोस्तों ये बेल आउट्स एक्चुअली में इमीडिएट प्रेशर को कम करता है, डिफॉल्ट को अवॉइड करता है, और सिस्टम को टेम्पोरली स्टेबल कर देता है। याद रखिए दोस्तों, मैंने कहा टेम्पोरली स्टेबल करता है, मतलब ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अब हर बार जब भी पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है, तब IMF पाकिस्तान को एक फाइनेंशियल हेल्प से बचा लेता है। आखिर क्यों? तो दोस्तों ऑफिशियली तो IMF एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर हम जैसे समझते हैं उससे काफ़ी अलग है। IMF का डिसीजन वोटिंग पावर पे बेस्ड होता है, और सबसे ज़्यादा वोटिंग USA के पास है। इसका मतलब ये नहीं कि USA डायरेक्टली कंट्रोल करता है IMF को, लेकिन USA का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग है इस फील्ड में। और इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स ये क्वेश्चन भी राइज करते हैं कि क्या IMF के डिसीजन सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे होते हैं, या फिर ये एक जियोपॉलिटिक्स का भी रोल प्ले करता है। क्योंकि आप नोटिस कीजिए, जब भी पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस का जरूरत होता है तो वो USA का चापलूसी करने लगता है, मानो USA का टट्टू बन जाता है। अगर एक फ्रेश एग्जांपल से समझे तो रिसेंट डेज में कैसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ USA का मैसेंजर बना फिर रहा था, आपने शायद नोटिस किया ही होगा। एंड एज ए रिजल्ट पाकिस्तान की इन हरकतों से USA इम्प्रेस्ड हो जाता है, एंड IMF में पाकिस्तान का फेवर में वोट कास्ट कर देता है, एंड लोन इजीली पास हो जाता है पाकिस्तान के फेवर में। लेकिन दोस्तों इसका एक और भी पहलू है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के एंगल से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक मेजर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठता है, जैसे इंडिया के पास, चाइना के पास, अफगानिस्तान के पास, एंड इवन मिडिल ईस्ट के पास भी। मतलब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के सेंटर के आसपास पाकिस्तान लोकेटेड है। और जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो कोल्ड वॉर, वॉर ऑन टेरर, हर फेज में पाकिस्तान का रोल रहा है। इसी वजह से ग्लोबल पावर के लिए पाकिस्तान का कोलैप्स हो जाना एक सिंपल इकोनॉमिक इवेंट नहीं होगा, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल शॉक भी ला सकता है। तो दोस्तों नॉर्मल सिचुएशन में तो ऑफिशियली IMF का पैसा यूज होता है डेब्ट्स को रीपेमेंट करने के लिए, इंपोर्ट बिल्स को रीपे करने के लिए, बजट को स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन जब आप पाकिस्तान को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान का डिफेंस स्पेंडिंग कंसिस्टेंटली हाई रहता है, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस में ही क्यों ना हो, चाहे उसका इकोनॉमिक कोलैप्स ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपना डिफेंस बजट कभी रिड्यूस नहीं करता। मतलब एक तरफ
पब्लिक स्ट्रगल कर रही है और दूसरी तरफ डिफेंस बजट रिड्यूस ही नहीं हो रहा है। और यही कंट्रास्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन क्रिएट करता है, आखिर कब तक ऐसा चलेगा। और दोस्तों, पाकिस्तान में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत ही ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट करता है उसकी इकोनॉमी को, और वो है मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन फाइनेंशियल डिसीजंस। क्योंकि दोस्तों, नॉर्मली एक कंट्री का पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में उस कंट्री का ऑफिशियल या फिर पॉलिटिशियंस का ही रोल होता है, लेकिन पाकिस्तान के केस में पाकिस्तानी मिलिट्री का रोल सिर्फ बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग में भी पाकिस्तान के मिलिट्री शामिल रहते हैं। उनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहता है, जिसकी वजह से जो पैसा आम लोगों पे लगना था, वो पैसा पाकिस्तान के सो कॉल्ड हुक्मरान्स प्रॉक्सी ग्रुप को फंड करने में यूज करते हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने में इन्वेस्ट करते हैं। वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करते हैं जो पूरी दुनिया में बैन है। इवन वो साइबर हैकर्स के लिए भी काफी पैसा खर्च करते हैं, और इसी की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हैकर्स बदनाम है चिंदी चोरी हैकिंग करने में। फिर वो अपने डिफेंस बजट को भी डिक्रीज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोन वाला साइकिल एक्टिवेट हो जाता है। और दोस्तों, वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा हमेशा अगर इन सिस्टम्स में बदलाव नहीं लाया गया तो दोस्तों, अंत में यही कहूंगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को परमानेंटली सेव कभी नहीं कर सकता है। बस आईएमएफ पाकिस्तान के कोलैप्स को डिले करवा सकता है, ताकि उन्हें एक और चांस मिल सके, ताकि उन्हें एक और ब्रीदिंग स्पेस मिल सके, जिससे वो अपने आप को रिवाइव कर पाए। लेकिन दोस्तों, जब तक इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, एंड एज ए रिजल्ट इसका रियल इम्पैक्ट बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा, लेकिन पॉलिटिशियंस पे नहीं, बल्कि आम लोगों पे, महंगाई पे, जॉब्स पे, अपॉर्चुनिटीज पे। और इसकी वजह से यूथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और एक अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कंट्री में। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड जब आप अगली बार सुनो कि पाकिस्तान को आईएमएफ बेल आउट मिल गया है, तो समझ लीजिए कि ये कोई फाइनेंस सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक एक्सटेंशन है, ये एक अटेम्प्ट है, एक और डिले है इस सिस्टम के कोलैप्स होने का। और सवाल अब भी वही है कि क्या पाकिस्तान कभी इस साइकिल से बाहर निकल पाएगा, या फिर ये बेल आउट का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। आप क्या सोचते हो, कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही डीप और सिंपल एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे एक फिर नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक और पावरफुल ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।